Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talk. So today we are going to discuss some more MSQs on function of several variables. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Consider the map f from R2 to R2 defined by fxy equals to 7x plus x to the power 4, 3x plus 4y plus y to the power 4. Then a. f is discontinuous at 0, 0. b. f is continuous at 0, 0 and all the directional derivative exist at 0, 0. c. f is differentiable at 0, 0 but the derivative df 0, 0 is not invertible. And d. f is differentiable at 0, 0 but the derivative df 0, 0 is invertible. ओके, आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं. तो ए ऑप्शन में क्या बोला गया है? f इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, 0. तो हम तो पहले लिमिट चेक करते हैं. लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 और हमें एफ एक्स वाई क्या दिया गया है? एक टपल दिया गया है 7x प्लस एक्स टू द पावर 4, 3x प्लस 4y प्लस y टू द पावर 4. अगर ये लिमिट x और y दोनों 0, 0 पे टेंड करेगी तो ये वैल्यू की क्या हो जाएगी? 0, 0 हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम f एट 0, 0 निकाले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0, 0 पुट करनी होगी तो वो भी क्या मिल जाएगी? हमें 0, 0 मिल जाएगी. तो लिमिट एट 0, 0 एंड फंक्शन वैल्यू एट 0, 0 दोनों ही 0, 0 आ रहा है, यानी कि सिमिलर आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि f हमारा कंटिन्यूअस है एट 0, 0. हमारा ए ऑप्शन जो है उसमें क्या बोला गया है? f इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, 0, जो कि गलत हो जाएगा. ओके, अभी बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? f इज कंटिन्यूअस एट 0, 0 एंड ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0, 0. अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात की गई है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय h, जहाँ पे u क्या होता है? कोई भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है. ओके, तो यहाँ पे h और अल्फा जो दिया गया है, अल्फा हमें 0, 0 दिया गया है और u हमें कोई भी वेक्टर लेना है. तो हम u क्या ले लेंगे? u इक्वल्स टू u1, u2 ले लेंगे और अल्फा जो है वो क्या ले लेंगे? 0, 0. तो अगर इसे हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस एच यू, यानी कि 0, 0 प्लस h टाइम्स u1, u2 माइनस एफ ऑफ अल्फा, यानी कि f एट 0, 0 डिवाइडेड बाय h. ये वैल्यू तो 0 आने वाली है, अभी यही निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट h u1, h u2 ऐसा हो जाएगा. क्योंकि अगर यहाँ पे ये सम करेंगे 0 के साथ तो h u1 प्लस यहाँ पे सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? h u2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? h. आइए जरा इसे निकालने की कोशिश करते हैं. तो ये हमें क्या मिलने वाला है? अगर मैं सपोज कि यहीं पे लिख दूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट h u1, h u2, यानी कि 7 h u1 प्लस h u1 टू द पावर 4, h u1 टू द पावर 4, 3h u1 प्लस 4h u2 प्लस h u2 टू द पावर 4. ओके, डिवाइडेड बाय h. हम ये पूरे के पूरे टपल में से अगर h को कॉमन निकाल के कैंसल करें और लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा? 7u1 और यहाँ पे h होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा 3u1 यहाँ पे प्लस 4u2
यहाँ पे h बच जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यस, कोई भी यूनिट डायरेक्शन में हमारा ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, उससे दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। f is continuous at 0 0 and all the directional derivative exist at 0 0. Yes, this is true. यहाँ पे क्या बोला है, f is differentiable at 0 0 but the derivative df 0 0 is not invertible. तो ये फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल टाइप का है, तो इससे डिफ्रेंशिएट होने में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी यहाँ पे 0 0 पे इसकी इन्वर्टिबिलिटी पूछी गई है, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स निकालेंगे किसका, डेरिवेटिव का। तो वो क्या आ जाएगा, df एट एक्स वाई अगर निकाले तो वो क्या आने वाला है, जो फर्स्ट टर्म है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 4x³। अभी फर्स्ट का अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि y का टर्म ही नहीं है। सेकंड का x के रिस्पेक्ट में करे तो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। और सेकंड का y की रिस्पेक्ट में करे तो ये 0, 4 और 4y³, यानी कि 4 प्लस 4y³, ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा। अभी क्या पूछा गया है, 0 0 पे ये चीज पूछी गई, यानी कि df एट 0, 0 निकाले तो वो क्या आने वाला है, 7, ये 0, 3 और यहाँ पे 4, यानी कि ये चीज क्या आने वाली है, 28, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो ओके, इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफरेंशिएबल एट 0 0 बट द डेरिवेटिव इज नॉट इन्वर्टिबल। नो, ये चीज गलत हो जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंशिएबल एट 0 0 बट द डेरिवेटिव df 0 0 इज इन्वर्टिबल। यस, ये चीज सही हो जाएगी। ओके, तो कुल मिला के B एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट f फ्रॉम A यूनियन E to R2 बी अ डिफरेंशिएबल वेयर A equals to tuple xy belongs to R2 such that 1 by 2 less than x square plus y square less than 1 and E equals to tuple xy belongs to R2 such that x minus 2 square plus y minus 2 square less than 1 by 2. Let df be the derivative of function f. Which of the following are necessarily correct? A. If df at xy equals to 0 for all xy belongs to A union E, then f is constant. B. If df xy equals to 0 for all xy belongs to A, then f is constant on A. C. If df xy equals to 0 for all xy belongs to E, then f is constant on E. D. If df xy equals to 0 for all xy belongs to A union E, then for some x0 y0 x1 y1 belongs to R2, fxy equals to x0 y0 for all xy belongs to A and fxy equals to x1 y1 for all xy belongs to E. आइए जरा ऑप्शन नंबर ए डिस्कस करते हैं। उसमें क्या बोला गया है कि df at xy equals to 0 for all xy belongs to A union E। और हमें एक यहाँ पे दोनों ही सर्कल दिए गए हैं और सर्कल एक सेंटर एट 0 0 है और दूसरे का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम एक फंक्शन ले ले f x y, ओके, वो क्या ले ले हम 1, 0 if xy belongs to A and 0, 1 if xy belongs to यहाँ पे E। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। पर क्या ये फंक्शन जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट टाइप का फंक्शन है? नो, यहाँ पे A पे वैल्यू 1, 0 है और E पे वैल्यू क्या है, 0, 1 है। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए मैं
ये बाकी के जो ऑप्शंस है उसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको ग्राफिकली ये जो ए एंड ई है वो क्या है उसे समझाने की कोशिश करता। तो अगर हम ए को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वहां पे क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस जो है वो एक एन्युलस टाइप का दिया गया है, जिसकी जो रेडियस है वो 1/2 यानी कि 1/√2 और 1 के बीच में जो पोर्शन होगा वो होगा, यानी कि कुल मिला के वो ये चीज है। एक हम ये 1/√2 का सर्कल ड्रॉ करें और एक हम जो सर्कल है वो 1 रेडियस का ड्रॉ करें, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमें दिया गया है। ओके, एंड जो दूसरा जो सर्कल है वो सेंटर्ड एट 2 है और रेडियस जो है उसकी 1/√2 टाइप का है, यानी कि कुछ इस प्रकार से वो दिख पा रहा होगा। ओके, और ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, अभी क्या बोला गया है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है तो वो कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं उस पे वो 0 होता है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे ये क्या लेना पड़ा, हमें इसका डेरिवेटिव 0 करना था, थ्रू आउट डेरिवेटिव 0 करना था, तो कनेक्टेड कंपोनेंट है यानी कि ए पोर्शन है उसमें भी हमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ी थी और जो ई पोर्शन है उसमें भी हमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ी थी। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो वो उसके डोमेन के जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उस पे वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये हमारा थ्रू आउट रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, इफ टी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई इन ए देन एफ इज कांस्टेंट ऑन ए। तो ये चीज सही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट है और थ्रू आउट वहां पे कांस्टेंट होना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से ये सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, डी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन ई, देन एक्स नॉट वाई नॉट एंड x1 y1 एग्जिस्ट करेंगे कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू x नॉट y नॉट होगी और यहाँ पे कोई एक वैल्यू x1 y1 होगी। आप इसी एग्जांपल को ले लीजिए, हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो ये सपोज x नॉट y नॉट है और ये x1 y1 है, तो यस कनेक्टेड जो कंपोनेंट होते हैं वहां पे वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट कुल मिला के पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो रिजल्ट बेस्ड है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो वो डोमेन के कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे कांस्टेंट फंक्शन है। थ्रू आउट कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उस पे उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे बी सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, let L from Rn to R be the function Lx equals to inner product xy where the symbol is some inner product of Rn and y is a fixed vector in Rn. Further denote dl by the derivative of L. Which of the following statements are necessarily true? A. dl at u equals to dl at v for all uv belongs to Rn. B. dl at 0 0 so on 0 equals to L. C. dl at x equals to norm x square for all x belongs to Rn. And D. dl at 1 1 1 and so on 1 equals to 0. ओके, तो इसे कैसे डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो हम dl को निकालने की कोशिश करते हैं और dl को निकालने से पहले हमने यहाँ पे Rn दिया गया है तो हम n की जगह 2 पुट करके ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम L क्या लेंगे, L फ्रॉम R2 टू R टाइप का लेंगे। ओके, तो हम अगर यहाँ पे L जो है वो x1 x2 से डिफाइन करें R पे, तो वो चीज क्या आने वाली है, L हमें क्या दिया गया है
कोई एक इनर प्रोडक्ट दिया गया है जहां पे y जो है वो फिक्स्ड वेक्टर ऑफ Rn है, तो हमारे यहाँ पे हम हमारे केस में y इक्वल्स टू हम ले लेते हैं सपोज a1 a2 और सम फिक्स्ड a1 a2 बिलोंग्स टू R2। तो ये चीज क्या होने वाली है, x1 x2 का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, a1 a2 के साथ, करेक्ट। तो ये चीज क्या आने वाली है, पहले का पहले के साथ प्रोडक्ट यानी कि a1 x1 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ प्रोडक्ट यानी कि a2 x2। अगर हम यहाँ पे dl यानी कि डेरिवेटिव का जो मैट्रिक्स होता है वो निकाले तो वो क्या आएगा, dl एट x। अगर इसको हम x नाम दे दे यानी कि x1 x2 को, तो वो क्या आएगा, ये जो चीज आई उसका पहले पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 तो a1 आ जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू x2 ओके तो वो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, करेक्ट। अभी हम l निकालने की कोशिश करें, l को हम एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें तो हम वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमारा जो सेकंड बेसिस है, सेकंड बेसिस वो r है, तो एक्सप्रेस किस में करना होगा, अगर यहाँ पे 1 लिख दूं r का जो बेसिस है वो, और यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिखे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ l एट 1,0 लिख दे और l एट 0,1 लिख दे, l 1 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 0 विथ a1 a2। तो यह चीज क्या आ जाएगी, a1 आ जाएगी, a1 l एट 1 0 a1, तो यहाँ पे a1 पुट करेंगे और l एट 0,1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ 0,1 विथ a1 a2। तो ये चीज क्या आ जाएगी, a2 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a2 ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि dl x आ गया a1 a2 और ये जो चीज है l आ गया, l एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाले तो ये मैट्रिक्स भी यही आ रहा है ओके। अभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, dl एट u इक्वल्स टू dl एट v और ऑल uv बिलोंग्स टू Rn। अभी हमारा R2 में से कोई भी हमारा टपल होगा तो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे u और v, हमें ये जो मिल रहा है मैट्रिक्स मिल रहा है, मैट्रिक्स वो तो सेम ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ x1, यहाँ पे हमारा x1 x2 था तो वो तो कहीं पे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, a1 a2 ही मिल रहा है, यानी कि कांस्टेंट टाइप का कोई मैट्रिक्स मिल रहा है। तो uv हमारा कोई भी हो R2 में से, यहाँ पे Rn में से, तो ये दोनों चीजें तो इक्वल ही आएगी, यस ये चीज सही है। ये क्या बोल रहा है, dl एट 0 0 एंड सो ऑन 0 इक्वल्स टू l। अभी यहाँ पे ही आप लोग पुट कर दीजिए dl एट 0 0 0 0 पुट करेंगे तो भी a1 a2 ये मैट्रिक्स आएगा। और हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिल गया था l वाला, वो भी a1 a2 मिल गया था, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों ये भी दोनों इक्वल आ रहा है, तो यस b भी हमारा सही हो जाएगा। dl एट x इक्वल्स टू नॉर्म x स्क्वायर, क्या ऐसा है, नो ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। dl एट 1 1 पुट करोगे तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, नो ये चीज भी हमारी गलत हो जाएगी। कुल मिला के A एंड B आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट A फ्रॉम पाई टू 2 पाई टू R2 be the function ft equals to cos t sin t, which of the following are necessarily correct? A, there exists t naught belongs to pi to 2 pi such that f dash at t naught equals to 1 upon pi f at 2 pi minus f at pi. B, there does not exist any t naught belongs to pi to 2 pi such that f dash t naught equals to 1 upon pi f at 2 pi minus f at pi. C, there exists t naught belongs to pi to 2 pi such that norm f at 2 pi minus f at pi is less than or equals to pi into norm of f dash t naught. And D, f dash t equals to minus sin t cos t for all t belongs to pi to 2 pi. यहाँ पे जो सबसे इजी ऑप्शन है वो ये चेक करना है कि f dash t क्या आ रहा है।
तो हमारा एफ टी क्या है यहाँ पे, एफ टी हमारा है कोस टी साइन टी, कोस टी कोमा साइन टी। सिंपली आप कंपोनेंट वाइज इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हमारा एफ डैश टी क्या आने वाला है, एफ डैश टी इक्वल्स टू माइनस का साइन टी कोमा कोस टी। क्या ये यही दिया गया है? यस, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे बढ़ते हैं, ए एंड बी ऑप्शन जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा टी नोट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर हम पहले तो ये चीज निकाल ले 1/पाई एफ एट 2 पाई माइनस एफ एट पाई, तो वो चीज क्या आ जाएगी 1/पाई। अगर हम यहाँ पे लिखे एफ एट 2 पाई यानी कि कोस 2 पाई, कोस 2 पाई कोमा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, यहाँ पे माइनस कर दीजिए और क्या बोल रहा है एफ एट पाई यानी कि कोस पाई कोमा साइन पाई, कोस पाई कोमा साइन पाई, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है वो 2 पाई का है और ये वाला पाई का है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है -1,0 और यहाँ पे क्या होता है 1,0। ये कोस ये साइन, ये कोस और ये साइन, ये किसका पोर्शन है 2 पाई वाला और ये किसका है पाई का। आइए देखते हैं, यहाँ पे अगर इसी वैल्यू को पुट करें 1/पाई, यहाँ पे 2 पाई पे अगर हम चले जाए तो 1 and 0 आ रहा है, कोस की वैल्यू 1 साइन की वैल्यू 0, माइनस पाई वाले पोर्शन में चले जाए तो कोस की वैल्यू -1 एंड साइन की वैल्यू 0, ऐसा आ रहा है। तो अगर इसे हम लिखे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2,0 आ जाएगा, 1/पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,0 यानी कि 2/पाई 0। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि देयर एक्सिस्ट टी नोट बिलोंग्स टू पाई कोमा 2 पाई सच दैट एफ डैश टी नोट। एफ डैश टी नोट की मतलब क्या होता है, यही इसकी वैल्यू टी नोट पुट कर दो। तो कुल मिला के हमें पूछा ये गया है कि माइनस साइन टी नोट कोमा कोस टी नोट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या इसके बराबर आ रही है, यही तो पूछा गया है। ओके, तो अगर हम ये सेकंड कंपोनेंट है उसको यहाँ पे अगर कंपेयर करें जो कि 0 है, तो कोस टी नोट 0 और टी नोट कब 0 होता है, कोस टी नोट कब 0 होता है, टी नोट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 होता है, तभी तो कोस टी नोट 0 होता है, यानी कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है। ओके, तो 2n + 1 π/2, तो टी नोट की वैल्यू अगर 2n + 1 π/2 ले ले यानी कि यहाँ पे वो पुट कर दे, तो हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू तो क्या मिलेगी, प्लस और -1 ही मिलने वाली है वहां पे साइन की वैल्यू। यहाँ पे क्या बोला है 2/पाई, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कोस टी नोट को 0 बनाने जाएंगे तो साइन टी नोट है वो तो प्लस और -1 आ जाएगा, जबकि हमें तो 2/पाई चाहिए जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हमारा एग्जिस्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और देयर डज नॉट एग्जिस्ट टी नोट सच दैट दिस हैपेंस वो सही हो जाएगा। अभी सी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, ये चीज का नॉर्म निकालना है। अभी अभी हमने इसकी तो वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली थी, एफ एट 2 पाई यानी कि नॉर्म एफ एट 2 पाई क्या आ गया था हमारा एफ एट 2 पाई, यानी कि यहाँ पे हमने 2 पाई पुट किया था, 2 पाई पुट करने पर 1,0 मिला था, 1,0 मिला था, माइनस पाई पे पुट किया था तो क्या मिला था -1,0 मिला था। कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई थी, नॉर्म ऑफ 2,0 ऐसा आ गया था। अभी ये चेक करना है कि एफ डैश एट टी नोट का नॉर्म निकाले और उसे पाई से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या ग्रेटर आ रहा है, तो नॉर्म ऑफ अगर एफ डैश एट टी नोट निकाले तो वो क्या आने वाला है, नॉर्म ऑफ
माइनस साइन टी नॉट कोमा कोस टी नॉट। तो इसका नॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे रूट करते हैं साइन स्क्वायर टी नॉट प्लस कोस स्क्वायर टी नॉट, यानी कि ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। सिमिलरली अगर इसका हम नॉर्म निकाले तो वो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2। तो हमें पूछा क्या गया है कि अगर इसका नॉर्म निकाले तो वो क्या लेस देन और इक्वल्स टू पाई इंटू 1 आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा ना, यहाँ पे कोई भी टी नोट ले लो तो ये सेटिस्फाई करेगी इनइक्वालिटी। तो यस सी भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, लेट ए फ्रॉम आर एन टू आर बी द मैप एफ x1 x2 and so on xn equals to a1 x1 plus a2 x2 plus and so on an xn, where a equals to a1 a2 so on an is a fixed non-zero vector. Let df0 denote the derivative of f at 0. Which of the following are correct? A. df0 is a linear map from Rn to R. B. df0 into a equals to norm a square. C. df at 0 into a equals to 0. And D. df at 0 into b equals to a1 b1 plus a2 b2 and so on an bn for b equals to b1 b2 so on bn. आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। ये भी एक इनर प्रोडक्ट टाइप का ही हमें फंक्शन दिया गया है। पहले तो ये चीज नोटिस करते हैं, और ये जो मैप है एफ ही हमारा लीनियर है, तो df0 तो ऑब्वियसली हमारा लीनियर मैप ही होने वाला है। ओके, तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, df एट 0 इंटू ए करो आप। तो आइए जरा df निकालते हैं, df एट x वेर x इज सम वेक्टर इन Rn। तो ये निकाले मैट्रिक्स तो क्या आ रहा होगा, पहले तो हम x1 की रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा a1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 के विथ रिस्पेक्ट में करेंगे तो a2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये जो मैट्रिक्स है वो, और n आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी ये चीज समझ सकते हो कि और अगर ये अभी x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा df एट 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो भी यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट मैप टाइप आ गया, a1 a2 एंड सो ऑन an, इस टाइप का मैट्रिक्स आ गया। और अभी आप इसकी जो लीनियरिटी मैप की है वो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि ये जो रो मैट्रिक्स है, और रो मैट्रिक्स कोई भी हो तो वो मैप बनाए, वो मैप जो बनता है वो लीनियर मैप ही बनता है। अभी अगर हमारा बी ऑप्शन डिस्कस करें तो वहां पे क्या बोला गया है कि ये आपको df जो 0 मिल गया उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यही चीज तो बोल रहा है वो। आप यहाँ पे a1 लिख दो, a2 लिख दो एंड सो ऑन करके an लिख दो, करेक्ट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन क्या मिल जाएगा an स्क्वायर। और अगर हम नॉर्म a का स्क्वायर करें तो नॉर्म a निकाले तो वो क्या आता है अंडर रूट करके, यहाँ पे a वेक्टर हमारा क्या है यही है, तो इसका स्क्वायर करना होता है हमें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करके क्या होता है an स्क्वायर। तो अगर नॉर्म a का स्क्वायर कर दे तो वो क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an स्क्वायर। तो यस ये दोनों ही चीज अगर हम निकाले, यहाँ पे अगर a को मल्टीप्लाई कर दे तो ये और नॉर्म a का स्क्वायर दोनों ही सेम आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी सही है। अभी सी में क्या बोला कि यही चीज निकालो तो ये 0 आती है, नो ये चीज गलत है।
और यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, डी एफ एट 0 यानी कि ये चीज, और यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई कर दो। आइए जरा वही देख लेते हैं। डी एफ एट 0 दिया गया है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी से। तो डी एफ 0 हमें क्या मिला था, A1 A2 एंड सो ऑन करके हमें AN टाइप का एक मैट्रिक्स मिल गया था। उसको अगर हम B1 B2 एंड BN से मल्टीप्लाई करें, B1 B2 एंड सो ऑन BN, ओके, तो ये चीज क्या आने वाली है हमारे पास, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस एंड सो ऑन करके AN BN। तो यही तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि अगर डी एफ एट 0 निकालो और उसको b से मल्टीप्लाई करो तो A1 B1 प्लस A2 B2 एंड सो ऑन AN BN आएगा। यस, ये चीज सही हो जाएगी। तो कुल मिला के A, B एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम R2 टू R2 बी गिवन बाय fxy इक्वल्स टू x प्लस y xy, then a f is not differentiable at the point 0 0, b the derivative of f is invertible except on the set xy belongs to R2 such that x equals to y, c the inverse image of each point in R2 under f has at most 2 elements, and d f is surjective। आइए जरा वन बाय वन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0। क्या ये सही है? अभी यहाँ पे ये तो पॉलिनोमियल टाइप का ही दोनों फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल होता है, कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव हमारा कंटिन्यूअस है, तो 0 0 पे इसको डिफरेंशिएबल होने में कोई दिक्कत होने वाली है सच नहीं है। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है, द डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट xy बिलोंग्स टू R2 सच दैट x इक्वल्स टू y। तो इसके लिए हमें पहले तो डेरिवेटिव का जो मैट्रिक्स है वो निकालना होता है। उसे अगर हम df नाम दे दे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे f से निकालते हैं, पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x इसे करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आएगा। ओके, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले 1 1 y x, ये क्या आ जाएगा, x माइनस y। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट x इक्वल्स टू y। यस, क्योंकि अगर x इक्वल्स टू y होगा तो ये 0 हो जाएगा और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वो इन्वर्टिबल होने वाला नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, सी में क्या बोला गया है, द इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन R2 अंडर f हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स। ये भी देख लेते हैं। अगर हम f x y इक्वल्स टू x प्लस वाई कोमा एक्स वाई ले ले तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई जो है उसे u नाम दे दे और एक्स वाई जो है उसे v नाम दे दे। तो यहाँ से अगर इसको 1 और इसको 2 दे दे तो 2 से हम क्या लिख सकते हैं, x, y की वैल्यू अगर यहाँ से ले ले तो u माइनस एक्स इक्वल्स टू v। तो ये क्या आ जाएगा, ux माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v। इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ux प्लस v इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिल सकती है, 2 मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू हमने इस बार पुट की थी, इस बार अगर x की वैल्यू पुट कर दे यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू u माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू v मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा,
यू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। इसको अगर हम लिखे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस यू वाई प्लस वी इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही एज सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यानी कि मैक्सिमम हमें प्री इमेज कितनी मिलने वाली है, 2 ही मिलने वाली है। तो ये ऑप्शन में क्या बोला गया है, द इनवर्स इमेज ऑफ द ईच पॉइंट इन R2 अंडर F हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स। यस, ये चीज सही हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बोला गया है, F इज सब्जेक्टिव, यानी कि ऑनटूनेस के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ऑनटूनेस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुल मिला के बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।